हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर आज एक नए टॉपिक वन पार्टी डोमिनेंस नेहरू एरा लेकर आया हूँ। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा या फिर कहें हमारा इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 1 है। इससे पहले मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, उसको आप देख सकते हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसमें टोटल 11 पार्ट्स है, जिसमें हमने आज़ादी से लेकर अब तक कितने स्टेट्स हैं, मतलब कंप्लीट डाटा उसमें है। आप उसको देख के समझ सकते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल फैक्ट्स है उसमें। और आज से हम एक नया सेक्शन शुरू करेंगे जिसका नाम है इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 1। तो यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी completely mean rule of a people, and according to Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. After getting independence on 15 August 1947, India adopted democracy. यहाँ हम बता रहे कि लोकतंत्र होता क्या है। जैसे कि एक बात तो साफ है कि आज़ादी के उपरांत 15 अगस्त 1947 के बाद हमारे देश ने लोकतंत्र को अपनाया, और लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। जैसे कि अब्राहम लिंकन जी की भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डेमोक्रेसी के बारे में कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। As being a democratic country, India gave voting rights to both male and female after its independence from the beginning of a first general election. In India, any citizen over the age of 18 can vote in an election. Before 1891, the age limit was 21. It was changed after 61st Constitutional Amendment Act. The right to vote is irrespectively of caste, creed, रिलीजन एंड जेंडर। यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया जो आपको समझना चाहिए। जैसे कि पहला ये कि 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद जो भारत में वोटिंग राइट्स है वो 21 साल की जगह 18 साल कर दिया गया। मतलब पहले भारत में वोट देने का अधिकार की जो उम्र सीमा थी वो 21 साल थी, अब वो 18 साल है। और यहाँ एक और बात बताई गई है कि आज़ादी के उपरांत ही हमारे देश ने पुरुष और स्त्री दोनों को ही बराबर अधिकार दिया था चुनाव में वोट देने का। और यहाँ पे एकदम बात साफ कर दी गई कि वोट देने का अधिकार जाति, पंथ, धर्म और लिंग से परे है। मतलब वोट देने के समय सबको समान समझा जाता है। इंडिया फॉलो द फर्स्ट past the post system during its election. First past the post electoral system is also used during the election of a Lok Sabha and also of the state legislative assemblies. The country is split up into a separate geographical area known as a constituency, and the electorates can cast one vote each for a candidate, and the winner being the candidate who gets the highest vote. भारत में चुनाव के दौरान फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पोस्ट द पास प्रणाली का प्रयोग लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान किया जाता है। देश को अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। निर्वाचित क्षेत्रों के रूप में इसे जाना जाता है, और मतदाता प्रत्येक उम्मीदवार को एक वोट देते हैं, और विजेता वह उम्मीदवार होता है जो सबसे अधिक वोट पाता है। यहाँ मेनली बताया जा रहा है कि भारत में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम जो इलेक्शन का मेथड है वो यूज़ किया जाता है, और ये लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन के दौरान यही मेथड यूज़ किया जाता है। इलेक्शन कमीशन। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो चुनाव की बात हुई है, और चुनाव की बात हुई है तो इलेक्शन कमीशन की बात होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही है जो हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप in January 1950. Election Commission is an independent body and it has a wide range of powers as it conduct and control the elections from the announcement of election to the declaration of the result. यहाँ देखिए साफ साफ बता दिया गया है कि भारत में चुनाव आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी, और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और इसके पास चुनावों की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनावों का संचालन एवं नियंत्रण करने की व्यापक शक्ति है। मतलब जिस दिन ये घोषणा होती है कि आज देश में चुनाव कराए जाएंगे, तब से लेकर जब तक रिजल्ट ना घोषित हो जाए, ये सारा कार्यक्रम, सारा कार्यभार निर्वाचन आयोग द्वारा ही, इलेक्शन कमीशन द्वारा ही संभाला जाता है। Article 324 of the Part 15 of Indian Constitution say
superintendence, direction and control of election to be vested in the election commission. The first chief election commissioner was Sukumar Sen. यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान, जो हमारा संविधान है, उसके भाग 15 में आर्टिकल 324 में बताया गया है कि चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित होगा। और हमारे भारत के पहले प्रथम चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। Election Commission found it that it was very difficult for India to hold a free and fair election because of its huge population. And first general election was experiment for India because it never had this type of system. Election system was like a test for India due to its vast population. Among them, more than half people were poor and illiterate as compared to rich and literates. चुनाव आयोग ने पाया कि भारत की विशाल जनसंख्या के कारण स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना बहुत कठिन है और भारत का पहला आम चुनाव भारत के लिए एक तरह का प्रयोग था, क्योंकि यह व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था भारत में कभी नहीं रही थी। अपनी विशाल जनसंख्या के कारण भारत के लिए चुनाव प्रणाली एक परीक्षा के समान थी, क्योंकि यहाँ आधे से अधिक व्यक्ति अनपढ़ एवं अशिक्षित एवं गरीब थे। इसलिए delimitation or drawing the boundaries of an electoral constituency is a first requirement of holding an election, and preparing the electoral roll is another requirement of holding election. It was hard for India due to its vast population, which was divided on the basis of language, religion, etc. The first general election was held from October 1951 to February 1952. यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है कि चुनाव कराना किस तरह से भारत के लिए कठिन था, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला राज्य था जो कि आगे धर्म जाति के आधार पर भी विभाजित था। और यहाँ ये बताया गया है कि भारत में पहला आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ था। मतलब भारत में पहले जनरल इलेक्शन, लोकसभा के पहले इलेक्शन 51-52 के बीच में हुए थे। नेहरू एरा आफ्टर इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। अब हम जो पढ़ेंगे कि भारत का पहला चुनाव, जो सबसे पहला आज़ाद भारत का सबसे पहला चुनाव था, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड बिटवीन 25 अक्टूबर 1951 and 21st February 1952 in India. At that time, total 489 seats were present in the Lok Sabha out of 245 seats needed for a majority. यहाँ बताया जा रहा है कि जो पहला आम चुनाव था वो इस टाइम पीरियड के बीच हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक के बीच में। और उस समय हमारे लोकसभा में टोटल 489 सीटें थी, जिन पे इलेक्शन कराए जाते थे, और टोटल 245 सीट की आवश्यकता थी जीतने के लिए, मेजोरिटी के लिए। जैसा कि आज हमारे लोकसभा में टोटल 550 सीटें हैं, जिनमें से 543 सीटों पर इलेक्शन कराए जाते हैं, ये वाली बात है। और यहाँ उस समय टोटल 489 सीटों पर इलेक्शन कराए गए थे, जिसमें जीतने के लिए 245 सीटें चाहिए थी। Indian National Congress won 364 out of 489 seats, and Jawaharlal Nehru became first Prime Minister of India. During his time, first general election period, Dr. Rajendra Prasad was the President of India, and at that time, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was the Vice President of India. यहाँ बताया जा रहा है कि जो पहले आम चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ने टोटल 364 सीट जीते थे आउट ऑफ 489। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो यहाँ हमने 3 पोस्ट समझ ली कि जब भारत के पहले इलेक्शन हुए थे उस समय भारत में प्रधानमंत्री जी कौन थे, राष्ट्रपति जी कौन थे, एवं उपराष्ट्रपति जी कौन थे। The Communist Party of India leader Ajay Ghosh won only 66 and claimed second position in first general election. Formation of CPI. The oldest communist party is the Communist Party of India. This party was inspired by Russian Revolution, Bolshevik Revolution on
1917। इसके बाद मेनली ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने बहुमत पाया और देश में सरकार का गठन किया, उसके अलावा भी और पार्टियां थी जिन्होंने कितने कितने सीट जीते। तो उसमें पहली पार्टी का नाम आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसने 16 सीट जीते। और यहाँ बताया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी का गठन मतलब जो सबसे पुरानी पार्टी है ये रूसी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित है। This party is mainly known as pro-Soviet party. This party was founded on 26 December 1925, split in 1964. Due to the ideological rift among the CPI party, a new party emerged as a Communist Party of India, Marxist, in 1964. CPIM was mainly a pro-Chinese party. Main leader of CPIM was A. Gopalan, S. A. Dange, P.C. Joshi, Ajay Ghosh, and EMS Namboodiripad. यहाँ बताया जा रहा है कि जो सीपीआई पार्टी थी उसका गठन जो हुआ था वो 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। और उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि सीपीआई किस तरह से 1964 में दो भागों में विभाजित हो गई। एक का नाम रखा गया सीपीआई और दूसरा बन गई सीपीआईएम। तो यहाँ बताया जा रहा है सीपीआईएम का गठन 1964 में किया गया था। ये एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो मार्क्सवादी आइडियोलॉजी पर आधारित थी। सीपीआईएम मुख्य रूप से एक समर्थक चीनी पार्टी थी। इसके जो मेन नेता थे ए गोपालन, एस डांगे जी, पीसी जोशी जी, अजय घोष और नंबूद्रिपाद जी इसके मेन लीडर थे। तो यहाँ पे हमें बता दिया गया कि जो दूसरी पार्टी थी वो थी सीपीआई, जिसने 16 सीट जीते थे पहले आम चुनाव के दौरान। और फिर हमने बताया कि 1964 में कैसे सीपीआई दो हिस्सों में विभक्त हो गया, एक सीपीआई और दूसरा सीपीआईएम। अब हम तीसरी पार्टी पढ़ रहे हैं। जयप्रकाश नारायण, लीडर ऑफ अ सोशलिस्ट पार्टी, वॉन 12 सीट ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन। देखिए कितना फ़र्क है कि उस समय इतना नेहरू जी का करिश्मे चरित्र था कि लोग उनसे इतने प्रभावित थे कि कांग्रेस ने उस समय 364 सीटें जीती। और उसके अलावा जो दो पार्टियां थी, एक सीपीआई उसने सिर्फ 16 और दूसरी जो पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी, उसने सिर्फ 12। मतलब मेन तीन पार्टियां बताई गई यहाँ। इन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती ये देखिए। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP was formed within Indian National Congress. This party had a democratic socialist ideology. यहाँ बता रहे हैं कि जो जयप्रकाश नारायण जी की पार्टी थी, उस जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने 12 सीटें जीती। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से हुआ। मतलब जो हमारी कांग्रेस है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके अंदर से ही एक नई पार्टी निकल के आई जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इस पार्टी की विचारधारा लोकतांत्रिक समाजवादी थी। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। द पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय कांग्रेस मेंबर who रिजेक्टेड what they saw as the anti-rational ये क्या लिखा हुआ है, mysticism of Gandhi. The Congress Socialist Party was a socialist caucus within the Indian National Congress. It was formed in 1934. यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये थी सोशलिस्ट पार्टी, इस पार्टी का गठन कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया गया था जिन्होंने गांधी के तर्क विरोधी रहस्यवाद को खारिज किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर की एक समाजवादी कॉकस थी जिसकी स्थापना 1934 में की गई थी। मतलब सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। कंक्लूजन, दिस इज द इंडिया as a democratic nation most important fact, part 1. And in this part we mainly study what is a democracy and when the election commission is formed. What were the difficulties in the front of an election commission to conduct the election? Who was the first chairman of the election commission of India? And Mr. Rajiv Kumar is the current chairman of election commission of India. When the general election held and what was the final result of a first general election? INC ruled over the India at both state and a central level in a first general election. यहाँ हमने मेनली जो पढ़ा कि ये बात जानने लायक है कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में जिसका पार्ट 1 है, इस भाग में हमने मुख्य रूप से अध्ययन किया कि लोकतंत्र क्या है, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, चुनाव कराने में चुनाव आयोग को कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हमने पढ़ा कि पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे और आज प्रेजेंट अगस्त 1923 में डॉक्टर राजीव कुमार, मतलब मिस्टर राजीव कुमार भारत के चुनाव अध्यक्ष हैं मेन। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि आम चुनाव कब कराए गए और पहले आम चुनाव का क्या परिणाम निकला। एवं साथ ही हमने यह भी जाना कि पहले आम चुनाव के दौरान कांग्रेस ने राज्य एवं केंद्र दोनों जगहों पर ही शासन किया।
थैंक्स फ्रेंड। ये हमारा इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 1 था। इसमें हमने पहले चुनाव के बारे में पढ़ा, पहले इलेक्शन के बारे में पढ़ा। इसके अगले वीडियो में हम आगे के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। मेनली ये हमारा वन पार्टी डोमिनेंस सेक्शन है, जिसमें हम नेहरू एरा के बारे में पढ़ रहे हैं कि नेहरू जी का समय काल कब तक रहा था, जब उन्होंने भारत के चुनाव के दौरान या भारत के ऊपर किस तरह से अपने करिश्मे चरित्र का प्रभाव छोड़ा था। थैंक यू फ्रेंड। अगली वीडियो आ जाएगी 2-3 दिनों में। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।